आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। इलेक्शन एजेंडा में आज हम बात करेंगे लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के इख्तिताम की। नाजरीन, आज लोकसभा इंतखाबात का दूसरा मरहला भी खत्म हुआ। 12 रियासतों के 95 सीटों पर पोलिंग हुई। करीब 1600 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इस कुल मिलाकर आसाम में 5, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 10, मणिपुर में 1, पुडुचेरी में 1, ओडिशा में 5, तमिलनाडु में 39, उत्तर प्रदेश में 8 और मगरबी बंगाल में 3 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। इन मज़कूरा तमाम रियासतों में हमारे नुमाइंदे आज तैनात थे। कैसा रहा लोकसभा इंतखाबात का ये दूसरा मरहला? वोटरों में कैसा रहा जश्न का ये माहौल? सियासी पार्टियों में दिन भर कैसी रही हलचल? इन सब बातों को जानने के लिए आज इलेक्शन एजेंडा में हम जोड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे, जिसमें जम्मू से समीर भट्ट, असम से निलॉय भट्टाचार्य एसोसिएट एडिटर हैं, और रऊफ अहमद हल्लूर बेंगलुरु से हैं, तंजीर अंसार उत्तर प्रदेश से। तो इन तमाम हमारे नुमाइंदों से बातचीत करेंगे। समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। समीर भट्ट जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जम्मू कश्मीर में अच्छी बात यह है कि हालांकि कई सियासी मुद्दे रहे, लेकिन जम्मू में लोगों ने अपने नुमाइंदों को आज वोट दिया। किसी ने जिस पार्टी को दिया है, अवामी मुद्दे उनके जहन में रहे। हमने दिन भर देखा। कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? क्या कुछ देखने को मिला? समीर, देखिए जिलानी, आपने सही कहा, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज भी पहले फेज़ में आपको पता है, याद ही है, जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पड़े थे और ज़बरदस्त वोटिंग उसमें भी देखने को मिली थी, और आज भी यही दस्तूर रहा। हालांकि सुबह सवेरे जो पहले 2 घंटों में खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, कोल्ड जहां पे सर्द थी क्योंकि कल बारिश भी हुई थी और सर्दी भी थी, जिसमें रामबन बानिहाल के इलाके हैं और डोडा किश्तवाड़ के कुछ बालाई इलाके हैं, वहां कम वोटिंग हुई सुबह 2 घंटे, पहले 2 घंटे। लेकिन जब दिन ढलता रहा और फिर जो दिन बढ़ता रहा और फिर सूरज की किरणें आई, और उसके बाद जो है ज़बरदस्त वोटिंग देखने को मिली। और हर जगह से जो लेटेस्ट रिकॉर्ड आया है, जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं वोटिंग परसेंटेज के, जम्मू में कहीं 73% है, जैसे उधमपुर में कहीं 59% है, कहीं 70% है। तो कुल मिला के जो ट्रेंड रहा है जम्मू में, जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें, वो आज फिर देखने को मिला उधमपुर में, उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जो हमारा एक्सपीरियंस, आपने बात की, जो हमारी एक्सपीरियंस रही वो बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि हमने खुद देखा कि जो दुल्हा दुल्हन थे, जो हमने रिपोर्ट भी किया है, जैसे उधमपुर में थे, रामबन में थे और जो कठुआ में थे, वो अपना जो है दुल्हा दुल्हन, वो भी नए जो दुल्हा दुल्हन थे वो भी वोट डालने के लिए आए। जो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, बीमार थे, हैंडीकैप थे, वो भी आए। फर्स्ट टाइम वोटर्स में ज़बरदस्त जोश था। और जिस तरह आपने सही कहा कि लोगों में ज़बरदस्त जोश था और लोग कहते थे कि डेवलपमेंट के लिए हम आए हैं, हम एक मजबूत सरकार सेंटर में चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार ये हिंदुस्तान में आए, अपने देश में आएगी, जो जम्मू कश्मीर में जो हालात ख़राब हैं उसको ठीक करे, बॉर्डर पे जो लोग हैं उनके हालात ठीक करे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल हो। तो कुल मिला के जो जोश और जज्बा था वो जबरदस्त था। अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात रही जो आपने खुद कहा कि पीसफुल रहा। जो कश्मीर वैली में भी छुटपुट घटनाएं हुई, छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो पूरा पीसफुल रहा। और जोश जज्बे में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का एक तहिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है, उसका आज फिर उन्होंने मुजाहरा किया। और बेहतरीन जश्न का माहौल जम्मू में देखने को मिला। हमारे साथ रऊफ अहमद हल्लूर भी जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से। काफी सुर्खियों में रहा बेंगलुरु सेंट्रल। रऊफ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बेंगलुरु में, जहां पर अजीबोगरीब सूरत हाल भी है? कहीं कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला था तो बीच में आजाद उम्मीदवार भी दिखाई दिए, वो भी कहीं ना कहीं असर रखते हैं। रऊफ,
अगर हम प्रकाश राज की बात जी करें। देखिए, बेंगलोर सेंट्रल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वोटिंग का फीसद जो है मायूस कुन रहा है। रियासत कर्नाटक में सबसे कम वोटिंग अगर कहीं हुई है तो वो बेंगलोर सेंट्रल पार्लिमानी हलके में हुई है। जैसा कि जो 7 बजे के जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन से जारी हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि बेंगलोर सेंट्रल में जो वोटिंग का फीसद है वो 45.95% है जी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेंगलोर के 4 पार्लिमानी हलकों में बेंगलोर सेंट्रल, बेंगलोर रूरल, बेंगलोर दीही और बेंगलोर नॉर्थ, इन तमाम पार्लिमानी हलकों में बेंगलोर सेंट्रल का वोटिंग फीसद काफी कम रहा है। वजह क्या लगती है आपको? आपने काफी कवर किया है इलेक्शन के दौरान, वजह क्या लगती है? पोलिंग परसेंटेज सेंट्रल बेंगलुरु में जो आप 4 हलकों की बात कर रहे हैं, वजह क्या है? जी देखिए, कुल मिलाकर वजह ये है कि बेंगलुरु का जो वोटिंग फीसद है वो हमेशा कम रहा है। पिछले इलेक्शन में जो है 50-55 इसी तरह पोलिंग फीसद जो है यहाँ पर रहा है। इस मर्तबा जो है हालांकि कोशिशें काफ़ी हुई थी, उसके बावजूद भी जो है शहरी इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर जो बसने वाले हैं वो बाहर के हैं, भले ही वो वोटर हैं लेकिन और छुट्टियाँ भी हैं। ये मसलसल छुट्टियों की वजह से जो है लोग पिकनिक के लिए चले गए, इस तरह जो है हो सकता है कि ये एक वजह हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रियासत कर्नाटक का वोटिंग फीसद जो 14 पार्लिमानी हलकों में इलेक्शन हुए हैं वहाँ का वोटिंग फीसद काफ़ी अच्छा रहा है। जो आंकड़े मिले हैं तकरीबन जो है 66% यानी कि तकरीबन 66% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 66.50% पोलिंग हुई है ओवरऑल कर्नाटक की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सबसे ज्यादा पोलिंग जो है मंडिया में हुई है, जहां पर तकरीबन 80% पोलिंग दर्ज की गई है। मंडिया जो पार्लिमानी हलका है वो रियासत कर्नाटक में बिल्कुल भी यानी सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज रहा है। यहाँ पर मंडिया में वजीर आला HD कुमार स्वामी के फर्जंद निखिल कुमार स्वामी का मुकाबला जो है आजाद उम्मीदवार सुमलता से हुआ है। तो यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर रही है और इस पार्लिमानी हलके को जितनी तशहीर मिली, जितनी पब्लिसिटी मिली, शायद ही रियासत कर्नाटक के दूसरे पार्लिमानी हलके को मिली हो। इस यही नतीजा है कि कर्नाटक का मंडिया पार्लिमानी हलका सबसे ज्यादा पोलिंग यहाँ पर दर्ज हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ निलय भट्टाचार्य भी है। रऊफ, मैं आऊंगा आपके पास। निलय भट्टाचार्य हैं आसाम से। आसाम में आज 5 सीटों पर पोलिंग हुई है। निलय जी, आज के इस इलेक्शन में, आज के इस फेस में अद्भुत अलग क्या नजर आया? अगर हम बात करें करीमगंज की, करीमगंज काफी सुर्खियों में रहा है, क्या कहेंगे पोलिंग परसेंटेज और फिर कोई नई चीज, जो नया एक्सपीरियंस आपको इस बार दूसरे मरहले में, सेकंड फेज में देखने को मिला? निलय जी। जिलानी, सबसे पहली बात तो करीमगंज की बात है। करीमगंज में ईवीएम की जो तकनीकी खराबी की वजह से काफी सारे पोलिंग स्टेशंस में मतदान काफी देर से शुरू हुई, जिसके चलते लोग वहां पे मतलब उत्तेजित हो गए जी। और काफी सारे एक पोलिंग स्टेशन के वो अंदर घुस आए, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और जिसके चलते 2 महिलाएं वहां पे जख्मी हो गई और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। दूसरे एक पोलिंग स्टेशन पर वहां पर रिगिंग का वारदात हुआ है कि एक वोटर का करीबन 8 वोट वो डाल रहे थे तो उनको पकड़ा गया, तो वहां पे वोटिंग रोक दिया गया है। तो ये काफी सारे मसले करीमगंज में नजर आया है। और उसके अलावा अगर बात करें तो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के जो वोटिंग है उसका परसेंटेज बाकी सारे जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके चलते ऑटोनोमस हिल में मतदान काफी कम हुआ है। कम इस वजह से हुआ है क्योंकि वहां पे 36 घंटे का बंद बुलाया गया था। एक DNLA नामक उग्रवादी संगठन ने बंद बुलाया था वहां पर। और दूसरी बात है कि जो वहां की वोटिंग कम हुआ है, जिसके चलते अगर असम की जो कैंडिडेट्स की बात करें तो सारे कैंडिडेट्स में सबसे अगर बुजुर्ग उम्मीदवार है तो वहां डिफू या ऑटोनोमस हिल में ही है, 91 वर्ष के बीरेन सिंह इंगटी है जी। तो कांग्रेस का जो एक है वहां पे दबदबा रहा है। पिछले 4 इलेक्शनों में कांग्रेस का ही उम्मीदवार वहां से जीत के आया था, इस बार लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। वोटिंग कम होने का वहां पे ये मसला होगा, कांग्रेस को वहां पे बैकफुट सीट पे आना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि आज जितने भी हलकों में
जो चुनाव हुआ है वहां पर काफी सारे माइनॉरिटीज एरिया है। आप सिलचर की बात करें, करीमगंज की बात करें, मंगलदोई की बात करें, नौगांव की बात करें, सारे इलाकों में करीबन 3 से 4 लाख के अंदर वोटर जो है वो माइनॉरिटीज से है। अब माइनॉरिटी वोटर किसको वोट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी को जीत के अगर आना है तो ये माइनॉरिटी वोट जो है इसको डिवाइड होना होगा, इसको कांग्रेस के पास नहीं जाना होगा। और तीसरी बात है कि ये चारे जो इलाकों में आज कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आज वोटिंग हुआ है वहां पर कांग्रेस और एआईयूडीएफ जो माइनॉरिटी बेस्ड एक पार्टी है बदरुद्दीन आजमल का, हालांकि वो औपचारिक रूप से उनका कोई गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन एक अंदरूनी समझौता कहीं ना कहीं नजर आता है, जिसके चलते जो इन लोगों ने जहां पे कांग्रेस का स्ट्रांग कैंडिडेट है वहां एआईयूडीएफ ने बहुत ही वीक कैंडिडेट दिया है या तो नहीं दिया है। अब बात है कि बीजेपी का जो मनसा है कि इस इलेक्शन में 14 में से करीबन 10 सीट को बीजेपी को जीतने का जो एक उम्मीद है उसका दारोमदार, लेकिन ये सेकंड फेज इलेक्शन में बहुत डिपेंड करता है। अगर सेकंड फेज में बीजेपी कामयाब हो जाता है इस माइनॉरिटी वोट, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वोट अपने पक्ष में लाने का, जो वहां पे भाषिक जो है जो माइनॉरिटी है, जो बंगाली स्पीकिंग माइनॉरिटी है, वो अपना साथ में रहना बहुत जरूरी है। कैब का जो असर है, जो कैब का असर है, को कैब का असर इस बार वो अब जाहिर हो जाएगा। एक तरह से मुकाबला कड़ा रहा आज इन 5 सीटों की हम बात करें। हमारे साथ तंजीर अंसार भी जुड़े हुए हैं। तंजीर, आपका भी खैर मकदम है। आज किन किन जगहों पर आपने दौरा किया, किन किन इलेक्शन पोलिंग बूथों पर आपका दौरा रहा, क्या कुछ देखने को मिला, क्या एक्सपीरियंस रहा तंजीर आपका? जी देखिए जिलानी, जिस तरह से दूसरे मरहले में 8 सीटों पे वेस्ट यूपी के पोलिंग आज हुई है, टर्नआउट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है पिछली बार से, और 62.8% तकरीबन अलीगढ़ में और 62.1% जो है वो बुलंदशहर में रही है। और हमने इन वेस्ट यूपी की 3 सीटों का जिनका भी जायज़ा लिया है उसमें अलीगढ़, हाथरस और बुलंदशहर हैं। तो जिस तरह से 58% पिछली बार था उससे कुछ बढ़ा है बुलंदशहर में और इसी तरह से अलीगढ़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद 70% चला जाए, वो पोलिंग उतनी नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी लोग आज सुबह से 7 बजे से पोलिंग सेंटर्स पे पहुंचे हैं और उन्होंने जो है वो वोटिंग की है, अपना वोट कास्ट किया है। 2 बजे के बाद से जो सिलसिला था वो धीमा हो गया है पोलिंग सेंटर्स पे, और उसके बाद कम लोग पहुंचे। जिस तरह से जब हम बुलंदशहर में मौजूद थे हमने देखा कि जिस सेंटर पे सुबह भीड़ लगी हुई थी और लोगों का नंबर वहाँ पे जो वोटर्स थे उनका नंबर 1-1, 2-2 घंटे बाद आ रहा था और एक लंबी कतार थी वोटर्स की पोलिंग स्टेशंस पे। लेकिन वही जो है वहीं पे दूसरा नज़ारा ये था कि 2 बजे के बाद वहाँ पे धीरे धीरे तादाद कम होती चली गई और उसके बाद 5 बजे, 5 से 6 बजे के बाद इक्का और दुक्का लोग जो आ रहे थे और वो वोट कर रहे थे। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टर्नआउट नहीं रहा है वोटिंग का। लेकिन कुल मिला के देखा जाए कि जो जातिगत समीकरण जिस तरह से इक्वेशन बनते हैं यहाँ पे ज़ात बिरादरी और मज़हब का, उसी तरह से वोटिंग इन सीटों पर हुई है। 8 सीटों में 4 सीटें ऐसी थी जो रिजर्व थी, वहाँ पे दलित ज़्यादा थे, उन पे उसी तरह से इक्वेशन बैठाया गया। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने जो कैंडिडेट्स वहाँ पे उतारे थे वो उसी हिसाब से उन्होंने तय किया था कि यहाँ पर किस बिरादरी का कितना वोट है। यानी जात पात की सियासत वहां पर हावी रही इस बार भी। बिल्कुल, आप तमाम हमारे साथ रहिएगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप चारों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक। इलेक्शन एजेंडा में हम आज बात कर रहे हैं दूसरे मरहले के अख्ताम की। समीर भट्ट जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा 3 नुमाइंदे नेलॉय, भट्टाचार्य, रौफल्लूर और तंजीर अंसार। समीर, अगर बात करें श्रीनगर और उधमपुर की, बड़े नामों में आप देख लें फारूक अब्दुल्ला या फिर जितेंद्र सिंह, चौधरी लाल सिंह। इसके अलावा लगता क्या है इन 2 सीटों पर कड़ा मुकाबला किसके बीच होगा, क्योंकि काफी सियासत हुई और इल्जाम जवाबी इल्जाम देखने को मिले हैं इस इलेक्शन में। समीर।
देखिए जिलानी, अगर मैं श्रीनगर की पहले बात करूं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है और यहाँ जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के मुकाबले में जो पीडीपी का कैंडिडेट वहाँ पे है वो बहुत कमजोर है और जाहिर तौर पर कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की हिमायत की है, उनको सपोर्ट किया है, तो लगता तो यही है। और जो सियासी जो यहाँ पे जानकार भी हैं वो कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला की सीट पक्की है, फारूक अब्दुल्ला वहाँ से जीत सकते हैं। और क्योंकि श्रीनगर जो है ट्रेडिशनली एनसी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, वहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ही मजबूत रही है। अगर हम 2014 के चुनाव की बात करें उसके बगैर जो बाकी चुनाव जहाँ जब भी हुए हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पे जीत दर्ज की और इस बार सभी ये कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला का वहाँ पे जीतना है आसान होगा। लेकिन जो कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा वो उधमपुर की सीट है, क्योंकि जितेंद्र सिंह यहाँ पे कैंडिडेट हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले में जो कांग्रेस का नॉमिनी है विक्रमादित्य, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीडीपी का भी सपोर्ट है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट को, तो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और क्योंकि जितेंद्र सिंह दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जहां जहां हमने बात की उन्होंने ये कहा कि वो कैंडिडेट को न देके, कैंडिडेट को वोट न देके वो चाहते हैं मजबूत सरकार सेंटर में बने। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अच्छी बात है कि लोग सेंटर में एक मजबूत सरकार चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके नाम पे वोट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको जितेंद्र सिंह को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि लाल सिंह भी बीच में है, मुकाबला कड़ा जरूर है, मुकाबला कड़ा जरूर है। बिल्कुल भट्टाचार्य जी, निलय भट्टाचार्य, जैसा कि आप आसाम के बारे में बता रहे थे, जिस तरह की पोलिंग होनी चाहिए थी नहीं हुई, वजूहात बहुत सी हैं, लेकिन ये दूसरा फेज अगर हम देखें, पहले फेज, दूसरे फेज और आगे के फेज की अगर हम बात करें तो कितना असर पोलिंग पर पड़ सकता है आगे? निलय भट्टाचार्य जी देखिए गिलानी, आज 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव हुई है। पहला फेज में 5 हुआ है और आखिर में 4 होना है 23 को। अगर 23 का अगर बात करें तो आगे की जो चुनाव है तो वहाँ पे आपके बरपेटा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोकराझार कॉन्स्टिट्यूएंसी है और गुवाहाटी है। धुबरी ऐसा एक जगह है जहां पर जो माइनॉरिटीज का बहुत ही वहां पर वर्चस्व है। माइनॉरिटी वोट्स डिसाइड करते हैं कि किनको जीतना है। और वहां पे एआईयूडीएफ की जो सुप्रीमो है बदरुद्दीन आजमल, जो सिटिंग एमपी है, वो फिर से वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। और करीबन बीजेपी का भी अगर मानते हैं तो वो ये मान चुके हैं कि ये सीट जो है, जो धुबरी सीट है, वो एयूडीएफ को पक्ष में ही रहेगा। अब एआईयूडीएफ का कहना यह है कि बीजेपी का अगर सरकार आती है तो निश्चित रूप से जो सीएबी है, वो सीएबी जो लाने की जो कोशिश है, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी बारंबार ये कहते आ रहे हैं, मैनिफेस्टो में भी है कि अगर जीत के आप फिर से चुन के आते हैं तो सीएबी को वो पारित कर देंगे। तो सीएबी को पारित कर देंगे तो माइनॉरिटीज के लिए एक खतरा बन जाएगा, माइनॉरिटीज के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे हिंदूज यहाँ पे आके रह सकते हैं, वो यहाँ के सिटीजनशिप ले सकते हैं। इस तरीके से प्रचार चलाया गया है। और ये एक पोलराइजेशन की जो बात होती है चुनाव में, ये पोलराइजेशन बहुत खुली तरीके से हमको धुबरी में देखने को मिला है। कोकराझार की बात करें तो कोकराझार एलआई, बीजेपी के एलआई सर, यहाँ असम गवर्नमेंट के जो बीजेपी के एलआई है उनका वहां पे एक सरकार है उनका, लेकिन वहां पे क्योंकि वहां पे कोकराझार में बहुत सारे बोरो कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया गया है। कांग्रेस से सफदर रभा को खड़ा कर दिया गया है, बीपीएफ से जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सरकार में, उनके तरफ से उनकी जो मंत्री है प्रमिला रानी ब्रह्म, उनको वहां पे खड़ा कर दिया गया है। और वहां पे यूपीपीएल बोल के एक पार्टी है, तो 3 बोरो कैंडिडेट के बीच में एक निर्दलीय है, जो निर्दलीय कैंडिडेट है वो सिटिंग एमपी है। इस सारे मतलब डिवीजन में निर्दलीय एमपी फिर से चुन के हीरा सरनिया फिर से चुन के आने की जो संभावना है वो प्रबल है। बोरपेटा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे बहुत माइनॉरिटी है, और गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब जिस तरीके से अगर पोलिंग परसेंटेज का हम अगर आकलन लगाए तो पहले फेज में करीबन 78.23% जो है पोलिंग हुआ था। दूसरी फेज में अब तक जो है 75-76 के बीच में है। अब तक जो फाइनल फिगर है वो नहीं आया, क्योंकि बहुत देर तक पोलिंग जारी रहा। ठीक है, यानी दिलचस्प चुनाव होगा आसाम में अगले मरहले के लिए, और एक तरह से माइनॉरिटीज पर दबाव भी है। ठीक है रऊफ अहमद, अगर हम अगले पड़ाव की बात करें कर्नाटक में, अब तक के जो 2 मरहले रहे हैं, किस तरह का
के असरात आगे देखने को मिलेंगे? कर्नाटक में किस तरह की सियासत करवट लेगी और किस तरह के मौजूदा हालात हैं? बहुत इख्तिसार से रऊफ अहमद हल्लूर। देखिए, रियासत कर्नाटक में कुल पार्लिमानी हलकों की तादाद 28 है। इनमें जो है आज जो है 14 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले गए हैं। 23 तारीख को मजीद 14 पार्लिमानी हलकों में वोटिंग होगी जी। आज का जो मरहला था वो रियासत की कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद के लिए काफी अहम था, क्योंकि ये ऐसी सीटें हैं जो जहां पर ये कई पार्लिमानी हलके हैं जो कांग्रेस और जेडीएस के किले हैं। खास तौर पर साबिक वजीर आजम देवेगौड़ा आज जो है आज उनकी किस्मत का फैसला जो है ईवीएम में बंद हो चुका है। इसके अलावा देवेगौड़ा के दो पोते निखिल कुमार स्वामी और प्रज्वल रेवन्ना आज जो है अपने यानी कि आज उनके हलकों में भी वोटिंग हुई है। तो इस लिहाज से जेडीएस के लिए काफी अहम है। तो दूसरी जानिब कांग्रेस के लिए वीरप्पा मोइली हैं, कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार मुनियप्पा हैं जो साबिक में मरकजी वजीर रहे हैं। ये तमाम जो है अहम चेहरे जो है आज के मरहले में आज इनकी तकदीर का फैसला जो है ईवीएम में कैद हो चुका है। तो दूसरी जानिब जो आने वाला जो मरहला है वो बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि जो 23 अप्रैल को जो इलेक्शन हो रहा है वहां पर बीजेपी के मजबूत पार्लिमानी हलके हैं। लेकिन यहां पर हम ये देख रहे हैं कि खासतौर पर अगर मैं बेंगलुरु सेंट्रल की बात करूं, बेंगलुरु सेंट्रल में आज जिस तरह से पोलिंग हुई है वो पोलिंग जो है अकलियती और दलित इलाकों में ज्यादा पोलिंग नजर आई है, ज्यादा भीड़ नजर आई है। जबकि जो पॉश इलाके समझे जाते हैं तो वहां पर जो है पोलिंग का फीसद कुछ कम रहा है, लोगों की तादाद कम रही है। तो इस लिहाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि बेंगलुरु सेंट्रल में जो है इस मरतबा क्या कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद को कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ के मौजूदा जो सिटिंग एमपी हैं पीसी मोहन हैं, उनके तय जो है वो पिछले 10 साल से मुंतखब होते हुए आ रहे हैं और उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का सामना है। जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर रिजवान अरशद को टिकट दिया है बेंगलुरु सेंट्रल में। तो इस लिहाज से बेंगलुरु में जो है कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद मिलकर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या ये इस इत्तेहाद को फायदा पहुंच सकता है, ये एक देखने की बात होगी। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस और जेडीएस ने इत्तेहाद किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तंजीर अंसार, उत्तर प्रदेश बड़ी रियासत, बड़ा जो है चुनाव यहां पर होता है, इसका रास्ता दिल्ली तक जाता है। इख्तिसार से बताएं कि अगले पड़ाव में किस तरह के असरात होंगे, दो मरहलों में जिस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में हुई है। तंजीर जी, देखिए, दो मरहले जो ये आज मुकम्मल हुए हैं, 8 सीटों पर इलेक्शन हुआ था और ये एक तरह से गन्ना बेल्ट और जो किसानी के लिए ये बेल्ट मानी जाती है। पहले मरहले का इलेक्शन जिन 8 सीटों पे हुआ उसे गन्ना बेल्ट कहते हैं। दूसरे 8 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ है यहाँ पर गन्ना और आलू किसान हैं और जो इनकी मुश्किलात हमेशा जो बुनियादी मसाइल इनके साथ लगे हुए हैं, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो, चाहे सहूलियात को लेकर हो, उसका मुतालबा होता रहा है। लेकिन ये मुद्दे कहीं ना कहीं इलेक्शन आते आते पीछे चले जाते हैं और उसके बाद जो वोटर है वो सियासी जमातों के उसी फेर में जो है फंस जाता है जिसमें वो उनको उलझाना चाहती हैं और जात बिरादरी और मजहब के नाम पर वोट लेना चाहती हैं। कई जगह किसानों के मुद्दे रहे, एहतजाज हुए, लेकिन उसके बावजूद जब हमने ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लिया और ख़ासतौर पर वोटिंग और पोलिंग के दिन जब हम पहुँचे हैं मुख्तलिफ इलाकों में और हमने वोटर्स का मिजाज देखा है, तो वोटर जो है वो पार्टियों में, आइडियोलॉजी में और ज़ात बिरादरी और मज़हब की सियासत में बटा हुआ ही नज़र आया और उसी बुनियाद पर वोटिंग हुई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से गठबंधन ने बीजेपी के सामने एक चैलेंज पेश किया है, इन दो मरहलों में इसी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा गया है। गठबंधन क्योंकि आरएलडी, सपा और बिल्कुल अभी और भी मरहले बाकी उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ सीटें भी आनी हैं, होने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का, समीर भट्ट, निलॉय भट्टाचार्य जी, रऊफ अहमद हल्लूर और तंजीर अंसार, आप तमाम का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। 2 मरहले हो चुके हैं, किस तरह के चुनाव आगे देखने को मिलेंगे और भी मरहले बाकी है। 23 को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इलेक्शन एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आदाब।